नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर अब सरजी के वो दोनों ही बूढ़े अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग को कर देते हैं और वो शीला को बुलाकर उसे पूरी की पूरी प्लानिंग भी बता देते हैं। और इधर शीला भी अब सबसे पहले दमयंती के पास जाकर अब उसे उसके पूरे ही गांव को समझा देती है और साथ के साथ वो उसे पूछती भी है कि सौम्या कहाँ पर है। सौम्या का बदलाव कुछ बदला सा लगता है उसका व्यवहार जब से वो वहाँ से अनिका और रोहित की कैद से वापस आई है। इसलिए अगर वो भी हमें धोखा देने की सोच रही हो तो प्लीज उसे पहले ही बता देना, क्योंकि हमारे इस काम में सिर्फ धोखा देने की सजा मौत ही होती है। वहीं दूसरी तरफ अब तक सरजी की गुफा में सरजी का गुस्सा आज अपने चरम पर था। वो अपने फाइटर्स पर बरसते हुए कह रहे थे, क्या मैंने तुम्हें यही दिन देखने के लिए ही इतना ट्रेंड किया था कि कोई भी आए और हमारे चंगुल से हमारा शिकार छीन कर ले जाए। सरजी यहाँ पर अपने फाइटर्स पर इसीलिए भड़के हुए थे क्योंकि यहाँ पर जब अनिका किंग की स्टैचू और धनंजय और करण इन सब ने जाकर जब राजीव को उनके चंगुल से बचा लिया था तो उस बात पर अब सरजी को सच में बहुत ही गुस्सा आया हुआ था। अब वो यही सोचते हैं कि क्या हम अभी अपने दुश्मनों के सामने इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो लोग राजीव को हमारे हाथ से ले गए। अरे उन 4 फाइटर्स ने हमारे इतने फाइटर्स को मौत के घाट उतार दिया। अब सरजी का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि उन फाइटर्स में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी उनकी तरफ देखने की भी। वो सारे के सारे अभी अपनी नज़रों को झुकाकर बस नीचे ज़मीन में ही देखे जा रहे थे। इधर अब वो यहाँ पर सरजी उनके ऊपर बरसते हुए अपनी बात को आगे करते हुए कहते हैं, हमारे इतने फाइटर्स अपनी जान गंवा चुके हैं। अरे मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि उस किंग की बनाई हुई फाइटिंग तकनीक उस किंग की मौत के इतने सालों के बाद भी किसी को कैसे पता हो सकती है। क्या तुम में से कोई बता सकता है कि वो फाइटिंग टेक्निक्स उन चारों में से कोई एक कर रहा था या वो चारों के चारों ही कर रहे थे। अब किंग यहाँ पर सरजी की ये बात सुनकर अब उनमें से एक फाइटर कहता है, ऑलमोस्ट चारों ही उस टेक्निक को के साथ अच्छे खासे लड़ रहे थे। और अब ये सुनकर अब वो फिर से सरजी कहते हैं कि एक तो ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि वो नया किंग आखिर कौन है। और अब ये फाइटर भी सामने आ गए हैं जिस टेक्निक के दम पर हम ये सब जीतने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी जो टेक्निक तुम्हें सिखाई गई है वो अब कोई भी नहीं जानता है, इसलिए तुम लोगों को हराना किसी के बस की बात नहीं है। मुझे तो बड़ा ही गुमान था तुम लोगों की इस टेक्निक के ऊपर, लेकिन देखो अब उसको भी कोई जानता है। तुम लोगों की नाकामयाबी की वजह से ही वो राजीव हमारे चुंगल से निकल गया, नहीं तो उस राजीव को तो उसके धोखे की वो सज़ा मिलने वाली थी कि अभी तक उसे जो सज़ा मिली थी वो तो बहुत ही कम है। अब सरजी अपने फाइटर्स पर झलाते हुए कहते हैं, जाओ मेरी नज़रों के सामने से चले जाओ, और हाँ ये मत सोचना कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगा। जाकर सबसे पहले पता लगाओ कि वो राजीव कहाँ हो सकता है, क्योंकि राजीव को तो मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकता हूँ। राजीव को तो मरना ही होगा और वो भी मेरे ही तरीके से। इसके लिए चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े तुम अपनी चाहे कोई भी स्ट्रेटेजी क्यों ना अपनाओ, लेकिन मुझे राजीव हर हाल में चाहिए। वैसे तो हमारे लिए यही अच्छा रहेगा कि वो राजीव अभी तक अपना दम तोड़ चुका हो, क्योंकि जिस तरह से उसके ऊपर वार हुआ था उससे तो यही लगता है कि वो जल्द ही अपनी जान गंवा बैठेगा। लेकिन अगर गलती से भी वो अब की बार बच भी गया तो अब की बार उसे मरना ही होगा। अब की बार वो जिंदा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ही खतरा बन सकता है। वो राजीव हमारे बहुत से प्लान जानता है और गलती से भी अगर उसने अपना मुंह हमारे दुश्मनों के सामने खोल दिया तो वो हमारे लिए और भी खतरा बन सकता है।
इसलिए दुश्मनों के सामने उसका मुंह खोलने से पहले ही हमें वो हर हाल में चाहिए। इससे पहले कि वो राजीव हमारे लिए कोई भी मुसीबत पैदा करे, हमें उस मुसीबत को ही जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। ये कहते हुए ही सरजीव उन फाइटर्स को जाने के लिए कहते हैं। वो अपने एक हाथ को उठा देते हैं, जिसका इशारा यही था कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ। लेकिन तभी एक बार फिर से अब वो जैसे ही वो फाइटर अब मुड़े चलने के लिए, तभी वो उन्हें रोकते हुए कहते हैं रुको, और हाँ याद रहे अब की बार कोई भी बेवकूफ़ी ना हो। यह गलती की यहाँ पर गलती की सिर्फ एक ही बार माफ़ी मिलती है, दूसरी बार यहाँ पर माफ़ी की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये तो इतने सालों में तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ पर दूसरी बार गलती की सिर्फ मौत ही मिलती है। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे अच्छे से करना, वरना नहीं तो तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में भूल ही जाओ। ये कहते हुए ही अब सर जी अपनी गुफा के अंदर फिर से चले जाते हैं। इधर यहाँ पर कैलाश अधिकारी के पैलेस में श्रेया अभी यहाँ पर बस राजलक्ष्मी के आने का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे अभी आकाश के पास जाना था, और जब तक राजलक्ष्मी नहीं आती तब तक वो आरव को किसके पास छोड़ कर जाती। इसलिए वो राजलक्ष्मी के आने का इंतजार कर रही थी, ताकि वो अब आकाश अंजलि मामी के साथ रोहित के पैलेस में आकाश से मिलने के लिए जा सके। जैसे ही राजलक्ष्मी अब अपना काम खत्म करके वापस से कैलाश अधिकारी के घर में आती है, तो अब राजलक्ष्मी जैसे ही अंदर आती है वो देखती है कि श्रेया और अंजलि मामी कहीं जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, और वो बस उसी का ही इंतजार कर रही थी। तभी जैसे ही अब श्रेया की नज़र राजलक्ष्मी पर पड़ती है, तो श्रेया अब जल्दी से राजलक्ष्मी के पास आती है, और अब उसके पास आकर उसे कहती है राजलक्ष्मी मुझे तुमसे कुछ काम था। अब श्रेया की यह बात सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती हैं हाँ भाभी बोलिए ना, क्या काम था। तब श्रेया यहाँ पर फिर से कहती है राजलक्ष्मी कुछ देर के लिए तुम्हें आरव का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मुझे आकाश से मिलने के लिए जाना है। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन बड़ा ही घबरा रहा है। उसकी बातों को सुनकर अब अंजलि माँ भी उसके पास आती और कहती है हाँ बेटा, ये आज बहुत ही परेशान है आकाश को लेकर, इसलिए शायद इसकी आकाश से बात हुई थी और उसे वो बहुत परेशान भी लग रहा था। बस कुछ ही टाइम में मैं और श्रेया फिर से वापस यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर श्रेया और आंटी की बात को सुनकर अब श्रेया और अंजलि मामी की बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है वो तो ठीक है, लेकिन मैं आरव का ख्याल रख लूँगी, लेकिन मेरा भी अब मैं क्या बताऊँ, कई दिन से मन कर रहा था कि मैं भी मयूर से मिलने के लिए जाऊँ, क्योंकि जब से हम डिज्नीलैंड से वापस आए हैं तब से ठीक से मेरी मयूर से बात भी नहीं हो पाई है। इसलिए मैं सोच रही थी अगर आप दोनों को कोई ऐतराज़ ना हो तो आप दोनों तो जा ही रही हो, तो क्यों ना मैं भी आप दोनों के साथ चलूं, क्योंकि मेरा भी बहुत ही मन कर रहा है, और आरव को हम साथ में भी तो लेकर चल सकते हैं। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब श्रेया और अंजलि मामी दोनों ही अब उसकी सिचुएशन को समझते हुए अब दोनों ही हाँ कर देती है, और वो भी जानती थी कि राजलक्ष्मी भी अपने काम में बहुत ही बिजी रहती है, फिर ना जाने उसे आज के बाद कब टाइम मिलेगा मयूर से मिलने का। बड़ी मुश्किल से उसे आज का ये मौका मिला है। इन्हें ये भी तो नहीं पता है कि आकाश का यहाँ का काम कब तक ख़त्म होगा, और जब तक आकाश का काम ख़त्म नहीं होता तब तक मयूर भी यहीं पर आकाश के ही साथ रुकेगा, क्योंकि वो तो आकाश को यहाँ पर छोड़कर जा ही नहीं सकता है। यही सोचते हुए ही अब श्रेया राजलक्ष्मी को कहती है कि ठीक है फिर तुम भी हमारे साथ चलो, और इसलिए वो साथ चलने के लिए उसे कह देती है। श्रेया का हाँ करते ही अब राजलक्ष्मी कहती है ठीक है भाभी, मैं बस जल्दी से चेंज कर आती हूँ, और ये कहते हुए राजलक्ष्मी अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। राजलक्ष्मी अब अपने कमरे में जल्दी से चेंज करने के लिए जाती है, और कुछ ही देर में अब राजलक्ष्मी जल्दी से फ्रेश होकर चेंज करके पूरी तरह से तैयार होकर नीचे आ जाती है। राजलक्ष्मी के आने के बाद अब श्रेया अब राजलक्ष्मी, बच्चों और अंजलि और कैलाश अधिकारी के आदमियों के साथ अब रोहित के पैलेस के लिए निकल जाती हैं।
वहीं रोहित के पैलेस में राजीव को होश आने के बाद जब राजीव ने अपने सामने आलिशा और आकाश को देखा तो उसके मन में अब कुछ मिक्स फीलिंग चल रही थी। एक तरफ तो अपने दोनों ही बच्चों को अपने सामने देखकर राजीव को बहुत खुशी भी हो रही थी कि उसकी ऐसी हालत देखकर सच में उसके बच्चे कितने परेशान हैं। भले ही आज तक उसने अपने बच्चों की परवरिश नहीं की, लेकिन जिस तरह से वो उसके लिए परेशान है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो सच में मुझे कितना प्यार करते हैं। तो वहीं राजीव को अपने किए के ऊपर भी अब बहुत शर्मिंदगी भी हो रही थी, क्योंकि वो तो खुद अपने ही बच्चों को मारना चाहता था। इसलिए उनकी इस केयर को देखकर अब उसे अपने किए के ऊपर बहुत ही शर्म आ रही थी। वो अपने किए पर बहुत ही पछता रहा था। राजीव को तो बस अब बार बार आकाश के साथ बचपन में किया अपना हर एक बर्ताव याद आ रहा था कि किस तरह से आकाश उसके पास आने की कोशिश करता था और राजीव ने उसे कभी भी नहीं लगाया। ये सोचते हुए राजीव की अब हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो आकाश से अब अपनी नज़र भी मिला पाए। आकाश गुलेरिया को देखकर अब राजीव बस यही सोच रहा है। यही सोचते हुए फिर अब राजीव गुलेरिया की नज़र अब आलिशा पर जाती है तो राजीव को अब वो दिन याद आ जाता है जब उसने और महेंद्र ने आलिशा को किडनैप करने और उसे मारने की कोशिश की थी। उस दिन को याद करते हुए ही अब राजीव की आंखों में पानी आ जाता है और वो अपने मन ही मन में बहुत ही गिल्यानी से भर जाता है और अब वो कहता है कि भगवान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं उस फाइटर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसकी फाइट उस दिन राजीव के साथ हुई थी जब वो राजमहल में कविन आलिशा को किडनैप करने के लिए आए थे। राजीव अब मन ही मन में सोचता है कि अगर उस दिन वो फाइटर वहाँ पर नहीं होती तो ना जाने मेरे हाथों क्या अनर्थ हो जाता। अगर उस दिन आलिशा को कुछ भी हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी भी माफ़ ही नहीं कर पाता, क्योंकि अगर आलिशा को कुछ होता और मुझे बाद में पता चलता कि वो मेरी बेटी है फिर तो मैं कभी अपने किए को सुधार भी नहीं सकता। ये सोचते हुए ही कब राजीव की आंखें अब पूरी तरह से आंसुओं से भर आ गई थी, खुद राजीव को भी पता नहीं चला। वहीं जब पास में बैठे हुए आलिशा ने जब राजीव की आंखों में आंसू देखे तो अब आलिशा ने काफ़ी अपनेपन के साथ अब राजीव से पूछा, मिस्टर गुलेरिया क्या आप ठीक हैं? क्या सोच रहे हैं आप? जैसे आकाश और मयूर ने आलिशा की अब आवाज़ सुनी तो वो भी अब राजीव के बेड के पास आ जाते हैं और अब आकाश गुलेरिया भी अब राजीव से कहता है, क्या हुआ है चाचा जी, क्या आपको कुछ चाहिए? तो अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। जब राजीव ने आलिशा के मुंह से मिस्टर गुलेरिया और आकाश के मुंह से चाचा सुना तो राजीव का दिल तो अब दोनों के ही कहे हुए शब्दों को सुनकर कहीं बैठ सा गया था, क्योंकि ये दोनों ही शब्द अब उसके दिमाग में घूमने लगे थे। अब राजीव गुलेरिया अपने मन में ही सोचने लगा कि क्या मेरे बच्चों की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह ही नहीं है? मैं तो ये सोच रहा था ये मुझे अब कितना अपनापन मानते हैं। ये सब सोचते हुए ही अब राजीव आकाश और आलिशा से कहता है, क्या तुम दोनों मुझे पापा नहीं कहोगे? अब राजीव की ये बात सुनकर अब आलिशा और आकाश अब एक दूसरे की तरफ बड़े ही आश्चर्य के साथ देखने लग जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो राजीव के साथ उसका क्या रिश्ता है। इस बारे में उन्हें भी कुछ टाइम पहले ही पता चला था और इतनी जल्दी वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते थे। आखिरकार वो राजीव को क्या कहकर बुलाएं, मिस्टर गुलेरिया, चाचा जी या फिर पापा? इसलिए अब आलिशा और आकाश दोनों अब अपनी ही नज़र झुकाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ना तो वो भी राजीव गुलेरिया को ना कर सकते थे और ना भी वो पापा कहने के लिए तैयार थे, क्योंकि अगर वो उसे ना कहते तो वो जानते थे कि उसके दिमाग पर कितना असर पड़ सकता था। और अनिका ने साफ साफ कहा था कि उन्हें किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। अभी तक वहां पर धनंजय और करण भी यहां पर रोहित के पैलेस में आ गए थे। अपनी गाड़ी को बेसमेंट में पार्क करने के बाद वो दोनों अभी सीधे ही राजीव के कमरे की तरफ दौड़ते हुए चले जाते हैं। अनिका ने उन्हें वहां पर पहले ही बता दिया था कि उसने राजीव को सेकंड फ्लोर पर बने एक रूम में शिफ्ट कर दिया है, इसलिए वो दोनों सीधे ही उस कमरे की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वो दोनों अब राजीव के रूम में दाखिल होते हैं तो वो दाखिल होते ही देखते हैं कि राजीव को होश आ चुका था और आलिशा, आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया ये तीनों ही अब यहाँ पर उनके कमरे में मौजूद थे। जब राजीव की नज़र अब करण और धनंजय पर पड़ती है तो अब वो अपनी बॉडी की पूरी ताकत लगाकर
देखकर राजीव बस किसी तरह से अपने दोनों हाथों को अब करण और धनंजय के सामने जोड़ देता है। क्योंकि राजीव की हालत अभी बहुत ही खराब थी, वो मुश्किल से अपने हाथों को जोड़ पाया था। और अब राजीव अब करण की तरफ देखकर कहता है, मुझे माफ़ करना मेरे भाई, मैंने तुम्हें हमेशा ही गलत समझा और तुमने तो हमेशा ही मेरा अच्छा ही चाहा। छोटा होते हुए भी तुमने हर वो फ़र्ज मेरे लिए निभाया जो एक बड़े भाई को निभाना होता है। अरे जो फ़र्ज मुझे तुम्हारे लिए निभाना था वो फ़र्ज तो तुमने मेरे लिए निभाया है और मैंने तो तुम्हारा बुरा ही चाहा और मैं तो तुम्हें ही अपना दुश्मन समझ रहा था। ये कहते हुए ही एक बार फिर से राजीव अब करण के सामने अपने हाथ जोड़ लेता है। इसके बाद अब राजीव की ऐसी हालत देखकर अब करण का भी दिल बैठा जा रहा था। हालांकि अभी करण ने कुछ भी नहीं कहा। इससे पहले करण कुछ भी कहता तभी राजीव गुलेरिया ने अब धनंजय की तरफ देखा और अब वो धनंजय की तरफ अपने हाथों को करता है और इसके बाद राजीव अब धनंजय की तरफ देखता है और कहता है, तुम भी मुझे माफ़ कर देना मेरे दोस्त, मैंने तुम्हें भी बहुत ही गलत समझा है। जब धनंजय ने राजीव के मुंह से ये सुना तब राजीव उसे ही बात कर रहा है तो अब धनंजय राजीव से कहता है, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, पहले तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बात अभी करने के लिए सही समय नहीं है। लेकिन अब धनंजय की बात पर अब ध्यान न देते हुए राजीव अब कहना कंटिन्यू करता है और अब वो धनंजय से पूछता है कि तुम क्या अभी भी आयशा की बात को लेकर क्या तुम अभी भी आयशा से नाराज हो कि उसने तुम्हारे भाई से शादी की। राजीव की ये बात सुनकर अब धनंजय अपनी नज़रों को नीचे झुका लेता है, क्योंकि राजीव ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब तो धनंजय के पास भी नहीं था। क्योंकि अगर सही लफ्ज़ों में देखा भी जाए तो धनंजय अभी भी आयशा से नाराज ही था। वो इसलिए अब धनंजय का ऐसा रिएक्शन देखकर अब राजीव समझ जाता है कि धनंजय आज भी आयशा से नाराज है। तभी राजीव अब धनंजय से कहता है, मुझे पता है कि तुम आयशा से नाराज हो, क्योंकि जिस तरह से तुमने अपनी नज़रों को झुका लिया, तुम्हारी नज़रें, तुम्हारा व्यवहार साफ साफ बता रहा है कि तुम उसे माफ़ नहीं कर पाए हो, क्योंकि उसने तुम्हारे भाई से शादी की थी। लेकिन क्या तुम ये जानते हो धनंजय कि तुमसे प्यार करने के बावजूद भी उसने उस हंसराज के साथ शादी क्यों की? आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? और फिर जब हंसराज के साथ डिवोर्स होने के बाद, जब हंसराज को घर से निकालने के बावजूद भी वो आयशा ने मारवा हाउस को और रोहित को क्यों छोड़कर अकेले रहने का फैसला लिया था? क्या तुम उन सब बातों के बारे में जानते हो? क्योंकि मुझे लगता है जब तुम्हें इन सब बातों के बारे में पता चलेगा तो शायद तुम आयशा से और ज़्यादा नाराज नहीं रह पाओगे। आखिर उसकी ऐसा सब करने की कौन सी मजबूरी रही होगी कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया। अब राजीव धनंजय की बातों को सुनकर एक पल के लिए तो हैरान हो जाता है, लेकिन अब राजीव फिर से अपनी बात को कंटिन्यू करता है और कहता है, मेरी गलतफहमी के चलते मैं अपने प्यार को खो चुका हूँ धनंजय, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरा दोस्त भी अपने प्यार को मेरी तरह ही खो दे। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है। तुम आयशा से बात करो और उसे पता करो कि आखिरकार उसकी ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि उसने तुम्हारे साथ इतना ऐसा किया और इतना बड़ा कदम उठाया। क्यों उसने तुम्हें छोड़कर उस हंसराज से शादी की? एक बार इस बारे में जानने की कोशिश जरूर करना, वरना तुम्हें भी जिंदगी भर मेरी तरह ही पछताना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं तो अब वापस अपनी ज़िंदगी में नहीं जा सकता। इवन मैं तो अब अपने प्यार को पा भी नहीं सकता। राजीव की अब ऐसी बात सुनकर अब धनंजय भी सोच में पड़ जाता है कि क्या वाकई ही 30 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मुझे सब कुछ पता है और आयशा ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या मुझे जानना चाहिए? और क्या सच में ही मैंने आयशा को गलत तो नहीं समझ लिया है? अब राजीव की इस बातों से धनंजय का शक अब और भी यकीन में बदल जाता है कि हाँ, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। अब करण गुलेरिया अब धनंजय को ऐसे कहीं खोया हुआ सा देखकर अब वो अपने मन ही मन में सोचता है, बस अब 2 दिन और, अगर 2 दिन में खुद आयशा मारवा ने धनंजय को सच नहीं बताया तो मैं खुद ही धनंजय को आयशा के बारे में सब कुछ बता दूंगा।
क्योंकि मैं अपने दोस्त को प्रतिदिन ऐसे गुड़ता हुआ नहीं देख सकता जितना मैं जानता हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि आखिर आयशा के असली पिता कौन है और क्यों मेरे पापा और देवराज मारवा दोनों ही किसी भी कीमत पर बस आयशा की शादी अपने बेटों से करना चाहते थे। आखिर इस आयशा का बैकग्राउंड क्या है, आयशा का, जिसकी वजह से दोनों ही फैमिली आयशा को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। क्योंकि अगर हम नॉर्मली देखें तो आयशा की तो फाइनेंशियल सिचुएशन भी इतनी अच्छी नहीं थी। जहां एक तरफ ये सारी बातें चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ राजीव के पैलेस में दोनों ही बूढ़े अब एक दूसरे से ही बात कर रहे थे। अब एक बुढ़ा अपने दूसरे साथी से कहता है, क्या तुम्हें उस हंसराज से बात की है कि वो आयशा को लेकर उस गांव में आ जाए? क्योंकि हमने ये प्लान बनाया था और इसलिए मैंने कहा भी था कि तुम उस हंसराज को फ़ोन करो। क्या तुमने हंसराज को फ़ोन किया? अब उसकी ये बात सुनकर दूसरा बुढ़ा कहता है, हाँ मैंने उस हंसराज को फ़ोन किया था और उसे अच्छे से समझा भी दिया है। तभी वो पहला बुढ़ा कहता है, देखो हमारे लिए उस आयशा का इस गांव में लेकर आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही हम आयशा को यहाँ पर लेकर आएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अनिका उस आयशा को छुड़वाने के लिए ज़रूर वो यहाँ पर आएगी और उसके पीछे पीछे आएगी। और यही तो हमें चाहिए। अगर हमें राजमहल चाहिए ना तो सिर्फ हमें उस रानी साहिबा को नहीं बल्कि अनिका को भी अपने रास्ते से हटाना होगा। वरना कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो रानी साहिबा की अगर मौत होती है तो अनिका नई रानी बन जाएगी। इसलिए अब हमें उस रानी के साथ साथ अब अनिका को भी ख़त्म करना होगा। इसलिए अब ज़रूरी है कि हम पहले अनिका को भी उसकी माँ के पास ही पहुँचा दें और इसके लिए अनिका का उस गांव तक आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उस गांव में जैसे ही आयशा और ये सब आएंगे तो हम वहीं पे ही अपने मंसूबों को कामयाब कर सकते हैं। वहीं से ही फिर हमारे इस मिशन के सफल होने की शुरुआत होगी।